अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईएनटी एग्ज़ामिनेशंस। ठीक है, इसमें ईयर से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आपने पॉइंट जहन में रखना है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। जब आप आते हैं स्टेशन पे तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे स्टूल रखा होता है या चेयर रखी होती है आपके बैठने के लिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहला स्टेप आपने ये ध्यान रखना होता है, आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपनी दोनों टांगें एक साइड पर कर ले और आपने अपनी दोनों टांगें एक तरफ कर लेनी होती हैं। ठीक है, क्रॉसिंग या ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए कि बेसिक एटिकेट्स के भी अगेंस्ट है और आपको जो है वो एग्जामिनेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है। ये करने के बाद आपका वही ग्रीटिंग कंसेंट आ जाएगा। तो आपने वो करना है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इफ़रा है, मुझे आपके नाक कान गले का मुआयना करने के लिए कहा गया है। इसमें आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। कोई भी मसला हुआ, दर्द हुई तो आपने बता देना है, हम मुआयना रोक देंगे। उम्मीद है आप तावन करेंगे। शुरू करते हैं। आप देखें, आपने इसी दौरान जो है ना अपनी हेडलाइट पहन भी लेनी है और उसको ऑन भी कर लेना है और देख लेना है कि वो फिक्स है या नहीं, मतलब उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम ना लगाना पड़े। अच्छा जी, ये करने के बाद अब आपके पास सबसे पहले है इंस्पेक्शन। अच्छा, अब ये ईयर में ये होता है कि आपको पता है बॉडी में जहाँ जहाँ पेयर्स होते हैं तो आपने उनको हमेशा कंपेयर करना होता है। जब आपको ये कमांड दी जाती है कि एग्जामिन द ईयर ऑफ द पेशेंट, तो आपने हमेशा दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, एक दफ़ा कर लें एक तरफ और फिर दूसरी दफ़ा में दूसरा ईयर जो है वो एग्जामिन कर लें। ठीक है, वैसे तो पेशेंट आपके सामने बैठा होता है लेकिन हमारे पास प्रोटोकॉल यही होता है कि राइट साइड से अप्रोच करना है, तो आप राइट ईयर से स्टार्ट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप लेफ़्ट को बाद में कंपेयर उसके साथ कर लें। ठीक है, तो मैं भी पेशेंट के जो राइट ईयर से स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्टेप आता है, इंस्पेक्शन का। ठीक है, इंस्पेक्शन में हमने क्या करना होता है, प्री ऑरिकुलर एरिया और पोस्ट ऑरिकुलर एरिया दोनों को इंस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, बच्चे सिर्फ प्री ऑरिकुलर करके आगे मूव कर जाते हैं तो ये पोस्ट ऑरिकुलर एरिया के भी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो प्री ऑरिकुलर एरिया में अब आप थोड़ा सा अपना चेहरा उस तरफ कर लें। ये देख, अब आपने देखना है कि कोई रेडनेस, कोई स्कार मार्क, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। आपको कोई जो है वो फिस्ट्यूला भी मिल सकता है, यहाँ पे कंजेनिटल फिस्ट्यूला भी आपको नज़र आ सकता है। तो आपने इन चीज़ों को देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपने कान को इस तरह से करके पीछे से जो है ना पोस्ट ऑरिकुलर एरिया को भी इस तरह से इंस्पेक्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने पोस्ट ऑरिकुलर एरिया को भी इंस्पेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ ये कर लिया आपने। उसके बाद जो है अब आपके पास आ जाता है पाल्पेशन। ठीक है, पाल्पेशन के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने पेशेंट से पहले आप पूछना है कि आपको कहीं पे दर्द तो नहीं है कान में। नहीं। ठीक है, जब उन्होंने कह दिया नहीं तो फिर आपने प्रोसीड करना है, क्योंकि कभी कभी फॉलिकुलाइटिस वगैरह में या में पेशेंट सीवियर पेन में होते हैं तो आपको हाथ भी नहीं लगाने दे रहे होते, तो आपके कंफर्म करना ज़रूरी है कि उनको पेन तो नहीं है। ठीक है, इन केस हो तो फिर सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। अगर सीवियर पेन है फिर आप एग्जामिनर को बता देते हैं, वो आपको फिर आगे बता देते हैं कि शुड यू प्रोसीड और नॉट। ठीक है, वो एक अलग बात है। वैसे नॉर्मली सीवियर पेन वाले पेशेंट को नहीं बिठाया होता उन्होंने एग्जामिनेशन में इस लेवल पर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब आप पाल्पेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, पाल्पेशन में आप उस तरफ करिए। पाल्पेशन में आपने जो है ना वो हेलिक्स, एंटी हेलिक्स और ट्रैगस और मेस्टॉइड जो है ना इनको करना होता है। ठीक है, तो आपने पहले हेलिक्स को कर लिया इस तरह से। ठीक है, एंटी हेलिक्स को कर लिया, फिर आपने ट्रैगस और मेस्टॉइड की टेंडरनेस देखनी होती है बेसिकली। अच्छा, टेंडरनेस बॉडी में जहाँ भी देखनी होती है ना, तो उसमें आपने बॉडी पार्ट को नहीं देखना होता, आपने बल्कि पेशेंट के फेस की तरफ देखना होता है कि क्या कोई उसको पेन वगैरह तो नहीं है, कि क्या पेशेंट जो है वो पेन की वजह से अपनी आंखें बंद तो नहीं कर लेता या उनकी फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं चेंज हो जाती है, और वो आपको खुद भी मुंह से भी बता देते हैं अगर उनको पेन हो। ठीक है, तो आपने ट्रैगस की जो है वो इस तरह से टेंडरनेस चेक कर लेनी है। फिर हमने मेस्टॉइड की टेंडरनेस चेक करने के लिए 3 फिंगर रूल या फिर 3 फिंगर सैल्यूट उसको कहते हैं, वो करते हैं। ठीक है, उसमें आपने क्या करना होता है, आपने अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो ट्रैगस पे रखनी होती है, मिडल फिंगर आपने यहाँ पे सिम्बा कॉन्का पे रखनी होती है, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के यहाँ पे दरमियान में। ठीक है, और आपने जो अपना थंब है ना वो पीछे इस तरह से मेस्टॉइड पे रखना होता है। ठीक है, और आपने ऐसे प्रेशर पुट करके जो है ना वो देखनी होती है टेंडरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपकी पाल्पेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं ईयर कैनाल की इंस्पेक्शन पे। अब ईयर कैनाल की इंस्पेक्शन जो है वो आपने विद और विदाउट स्पेकुलम करनी होती है, दोनों। ठीक है, पहले हम विदाउट स्पेकुलम करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने पेशेंट के ईयर को अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स और लैटरली इस तरह से जो है ना वो पुल करना होता है। इससे क्या होता है कि ईयर कैनाल स्ट्रेट हो जाती है और आप देख पाते हैं। ठीक है, अब आपने आगे होके जो है वो देख लेना होता है अंदर ईयर कैनाल के अंदर कि आपको जो है यहाँ पे आपको कोई ईयर वैक्स, फॉरेन बॉडी वगैरह ईयर कैनाल में नज़र आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये अब आपकी विदाउट स्पेकुलम जो है वो इंस्पेक्शन हो गई।
अच्छा, ये अब आपकी विदाउट स्पेकुलम इंस्पेक्शन हो गई। अब आपने विद स्पेकुलम करनी है। अभी इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह से, इसी तरह से आपके पास जो है ना वो स्पेकुलम होता है। आपने अप्रोप्रिएट साइज़ का जो है वो देख लेना होता है पेशेंट के ईयर के लिहाज से, और फिर आपने ना इस तरह से इंसर्ट करना होता है अपने स्पेकुलम को, और आपने यहाँ से देख लेना होता है, ठीक है। स्पेकुलम की वजह से आपको ईयर केनाल ज़्यादा प्रॉपर्ली नज़र आ जाती है, और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दोबारा कोई ईयर डिस्चार्ज और फॉरेन बॉडी वगैरह, ठीक है, आप वो देख लेते हैं। वो ऑटोस्कोप भी करनी होती है, ऑटोस्कोप यूज़ होता है इसके लिए। तो हमारे पास अब ऑटोस्कोप ऑब्वियसली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप सपोज़ कर रहे हैं कि लाइक इस तरह से अगर जो है ना वो आपके पास ऑटोस्कोप होता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बस यही होती है कि आपने जो है वो इसको पकड़ा कैसे है। अगर आपने इसको होल्ड से ही कर लिया तो आपको ऑलमोस्ट इसका एग्जामिनर समझ आता है कि आपको इसका पता है, ठीक है। अगर आपने होल्ड ही ठीक नहीं किया तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स भी करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आपने बहुत ध्यान से देखना है आपने इसको किस तरह से होल्ड करना है। बेसिकली आपने ना ये पेंसिल की तरह, जैसे हम पेंसिल को पकड़ते हैं ना, इस तरह से पेंसिल की तरह इसको होल्ड करना है, ठीक है। फिर आपने इस तरह से पेशेंट के कान के थोड़ा उधर पेशेंट के कान के आगे लेकर जाना है। अभी ये तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसके यहाँ पे जो है ना वो लगा हुआ होता है हमारे पास स्पेकुलम, ठीक है। तो वो पूरा स्पेकुलम कान के अंदर इस तरह से इंसर्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल ये वाली चीज़ कान के आगे अप्रॉक्सीमेट हो जाती है। तो आप यहाँ पे अपनी आँख ले जाके जो है वो देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 टाइम ज़्यादा मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करती है ऑटोस्कोपी, तो आपको ईयर केनाल को इंस्पेक्ट करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे विस्पर्स टेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास हियरिंग टेस्ट का एक पार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पेशेंट को कहना होता है कि आप अपनी एक हाथ से वो वाले कान को बंद कर लें, ठीक है। ये कहने के बाद अब आपने जो है ना इस तरह से हाथ रख लेना होता है ताकि वो आप आपकी लिप सिंकिंग को ना देख सकें, और आपने मतलब कुछ उनके कान में कोई भी जुमला कहना होता है आहिस्ता आवाज़ में। उनका नाम क्या है? वही बोलो। ठीक है, उनको सुनाई दे गया तो उन्होंने आपको आंसर दे दिया। ऑब्वियसली उनको सुनाई नहीं देगा तो आपको आंसर भी नहीं दे सकते, ठीक है। ये हमारे पास विस्पर टेस्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम आएंगे राइनीस टेस्ट पे। राइनीस टेस्ट के लिए आपको ट्यूनिंग फॉर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ट्यूनिंग फॉर्क भी अवेलेबल नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, आपको ऑलमोस्ट जो है ना वो ट्यूनिंग फॉर्क जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो आपको मकसद समझाना है और आपको इससे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए आपने पेशेंट को बताना है कि मैंने को आपके कान के पीछे रखना है और फिर आपके कान के आगे रखना है। आपने मुझे बताना है कि आपको कहाँ ज़्यादा आवाज़ आई, ठीक है। ये कहने के बाद अब आपने क्या करना है कि ट्यूनिंग फॉर्क को एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपने इसको इसकी स्टेम से पकड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ से प्रॉन्ग से पकड़ना शुरू कर दें तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसका पकड़ना आपने देख लेना है कि आपने स्टेम से पकड़ना है, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद ना अब आपने इसके जो प्रॉन्ग्स है ना उनको आप अपने हैंड पे यहाँ पे भी इस तरह से स्ट्राइक कर सकते हैं, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। या फिर जो है वो आप अपनी जो है ना एल्बो पे भी आप इस तरह से इसको स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद अपने फौरी तौर पे अपने कान के पास लेकर जाना है और सुनना है कि वाइब्रेशंस हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। ये जब आपने कंफर्म कर लिया कि हो रही हैं तो अब आपने क्या करना है कि पेशेंट के कान पे यहाँ पे मेस्टॉइड पे जो है ना इसको रख देना है, ठीक है। ये रखना है और उसके बाद आपने कुछ टाइम के बाद इसको इस तरह से आगे पेशेंट के कान के आगे रख देना है, ठीक है। फिर आपने उनसे पूछना है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा आवाज़ है, ठीक है। उनको वो अगर कहेंगे उनको बाद में ज़्यादा आवाज़ है यानी कि आगे रखने से ज़्यादा आवाज़ है, इसका मतलब है कि एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास राइनीस टेस्ट परफॉर्म हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है वेबर्स टेस्ट परफॉर्म। वेबर्स टेस्ट के लिए भी आपने ट्यूनिंग फॉर्क ही यूज़ करना होता है। आपने वही उसी तरह से इसको स्ट्राइक करना होता है, ठीक है। लेकिन आपने उससे पहले पेशेंट को बता देना है मैंने इसको आपके माथे के ऊपर रखना है, ठीक है। आपने मुझे बता देना है कि आपको किसी कान में ज़्यादा आवाज़ आई है या कम आई है या बराबर आई है, ठीक है। के बाद आपने इसको स्ट्राइक किया और अब आपने पेशेंट के जो है ना फोरहेड पे इस तरह से यहाँ पे रख देना है इसको, ठीक है। प्लेस कर पेशेंट से पूछना है किस कान में आपको ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो वो आपको बताएंगे कि उनको दोनों कानों में इक्वल आवाज़ आ रही है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो उनका जो है वो वेबर टेस्ट लैटरलाइज्ड हो, ठीक है। तो जो डेफ ईयर होता है उसकी तरफ उनको ज़्यादा सुनाई दे रहा होता है इन दैट सिनेरियो, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास अब वेबर टेस्ट हो गया। अगर यहाँ पे फोरहेड पे आप परफॉर्म करने के बाद आपको फाइंडिंग्स नहीं मिल रही तो फिर आप ये करेंगे कि आप वर्टेक्स पे रख के देखेंगे, ठीक है। इस तरह से वर्टेक्स के ऊपर रख के देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने दांत दिखाएं, दोनों दांत, तो यहाँ पे जो है ना टीथ पे रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वहीं पे फाइंडिंग मोस्टली मिल जाती है। अच्छा, ये आपके पास अब वेबर्स टेस्ट परफॉर्म हो गया। उसके बाद जी अब आपने करना है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में भी आपने यही करना है कि आपने के लिए ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एग्जामिनर से कंफर्म कर सकते हैं कि सर शुड आई प्रोसीड टू परफॉर्म एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट और नॉट। तो वो आपको हो सकता है रोक भी दें क्योंकि थोड़ा लंबा होता है तो इतना टाइम स्टेशन पर मोस्टली नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे। वही आपने उसी तरह से स्ट्राइक किया, ठीक है। फिर आपने वो पहले भी की तरह सुन लिया कि आपको कन्फर्म कर लिया वाइब्रेशन हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने
पेशेंट के उसी तरह से जो है ना यहाँ पे मैं स्टॉइड पे रख देना और आपने उनको कहना है कि जब आवाज़ आना बंद हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने अब मुझे कह दिया कि आवाज़ आना बंद हो गई है, ठीक है। तो अब मैंने फ़ौरन अपने कान के आगे ला के इसको कंफर्म करना है कि क्या आया वाकई बंद हुई है या नहीं हुई, ठीक है। ये हो गया, ये आपका एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने अब क्या करना है, रेलिवेंट नर्व एग्जामिनेशन करनी है। तो इसमें रेलिवेंट नर्व एग्जामिनेशन हमारे पास फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन आती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने पेशेंट को क्या कहना है कि आपने ना मेरी उंगली की तरफ आपने देखना है, सर को ऊपर नहीं ले जाना, आंखों को, ठीक है। ये अब आपको यहाँ पे फ्राउनिंग होती हुई आराम से नज़र आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे आपने फ्राउनिंग देख ली। अच्छा, उसके बाद अब आपने कहना है अपनी दोनों आंखों को ज़ोर से बंद करें, खोलने नहीं देना, मुझे खोलने नहीं देना, ठीक है। तो ये जी हमने ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई देख लिया है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने पेशेंट को कहना है कि अपने मुंह में हवा भरें, ठीक है। ये आपने यहाँ पे प्रेशर पुट करके देख लिया कि हो रहा है यानी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे नॉर्मली कह देते हैं कि हमने बक्सीनेटर मसल चेक किया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बक्सीनेटर मसल नहीं चेक होता, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो स्फिंक्टर है वो चेक हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने पेशेंट को कहना है कि अपने दांत दिखाएं, इस तरह, दोनों इस तरह, ठीक है। ठीक है, अब आपने देख लिया यहाँ पे उन्होंने क्लेंचिंग ऑफ टीथ की, तो हमारे पास मैसेटर मसल चेक होगी। तो आप क्या करेंगे, फिंगर नोज टेस्ट करवाएंगे सबसे पहले। तो आपने पेशेंट को कमांड देनी है, आपने अपनी नाक को उंगली लगानी है और उसके बाद मेरी उंगली पे टच करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं उंगली लेकर जाऊँ वहाँ वहाँ आपने टच करना है, ठीक है। आप अपनी नाक को उंगली लगाएं, फिर यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद आपने हैंड फ्लैपिंग करवा के देख लेना है, ठीक है। आपने पेशेंट को कहना है आपने अपने हाथों पे इस तरह से अपने हाथों को करके दिखाएं, ठीक है। दूसरे हाथ को करके दिखाएं, ठीक है। ये हमारे पास फ्लैपिंग चेक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने हमने करना है फिस्टूला टेस्ट। फिस्टूला टेस्ट बेसिकली हम नास्टैग्मस चेक करने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें अब आपने ये करना होता है कि आपने ना पेशेंट के ईयर पे इंटरमिटेंट प्रेशर पुट करना होता है, ठीक है। 1 2 3, साथ साथ आपने उनकी आंखों पे ध्यान देना होता है, तो आपको जो है ना नास्टैग्मस मिल सकता है। जब आप इस तरह से प्रेशर पुट करते हैं आपको नास्टैग्मस मिल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं, आपने पेशेंट को कहना होता है कि आप सीधे खड़े हो जाए, दीवार की तरफ देखिए, अब आप सीधा चल के दिखाएं, ठीक है। यहाँ पे कैमरे की पोजीशन की वजह से मुश्किल हो जाएगा तो मैं ये नहीं करवा रही, लेकिन अब आपने कहना होता है कि आप सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है। अपने दोनों हाथ इस तरह से सीधे कर लें और अब आप सीधा दीवार की तरफ देखें और थोड़ा सा चल के दिखाएं। आपने पेशेंट के साथ साथ जाना होता है ताकि इन केस के वो कोई गिरने वगैरह की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप उनको फ़ौरन सपोर्ट दे सकें, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने रेलिवेंट एग्जामिनेशन करनी होती है। उसमें आता है एग्जामिनेशन ऑफ नोज़ एंड एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ नोज़ में तो आप यही करते हैं बेसिकली कि आप जो है ना वो सिंपली एक दफ़ा आपने नोज़ को बस इंस्पेक्ट कर लेना होता है, आपने टाइम के लिहाज से देख लेना होता है बेसिकली। तो आपने नोज़ को इस तरह से इंस्पेक्ट करके भी देखना होता है और उसके अलावा आपने इंटीरियर राइनोस्कोपी भी कर लेनी होती है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर आपने थ्रोट का एग्जामिनेशन करना होता है। उसमें यह है कि आप टाइम के लिहाज से देख लें, लेकिन आपने थोड़ा सा रेलिवेंट ज़रूर करके दिखाना होता है एग्जामिनर को, ताकि उनको पता चल जाए कि आपको आइडिया है, ठीक है। तो आपने मुँह खोलें, अपना ज़ुबान बाहर निकालें, ठीक है। तो आपने उसके अलावा जो है ना वो इस तरह से एक टंग डिप्रेसर डाल के थोड़ा सा जो है ना वो थ्रोट को अंदर से देख लेना, ये कर लेना है। इसके बाद हम आ जाएंगे लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन पे। लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन के लिए आपने पेशेंट के पीछे जाके खड़ा होना होता है। अगर आपको बेड वगैरह की अरेंजमेंट इस तरह से मिल रही है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने एग्जामिनर को बता देना है कि मुझे मतलब आई नीड टू गो ऑन दी बैक साइड इन ऑर्डर टू चेक द लिम्फ नोड्स, ठीक है। आपने कहना ज़रूर होता है कि आपने यहाँ पे जो है ना वो सबमेंटल ये आपने पल्प ऑफ फिंगर्स यूज़ करनी होती है चेक करने के लिए। आपने यहाँ पे सबमेंटल चेक कर लिए, ठीक है। सबमेंडिबुलर पालपेट करके देख लिए। उसके बाद यहाँ पे आप टॉन्सिलर जो है लिम्फ नोड देखेंगे। उसके बाद प्री ऑरिकुलर आपने कान के आगे पालपेट कर लिए, ठीक है। पोस्ट ऑरिकुलर कान के पीछे। फिर आपने जो है ना वो एंटीरियर सर्वाइकल और पोस्टीरियर सर्वाइकल को करते हुए आपने जिस तरफ से चेक कर रहे हैं, आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऐसे, गर्दन को थोड़ा सा, सर को ऐसे, वहाँ पे आपने उनकी नेक को टिल्ट करवाना है, थोड़ा सा ऐसे ढीला छोड़ दें, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने इंटीरियर सर्वाइकल देख लिए, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्टीरियर सर्वाइकल देख लिया, ठीक है। तो अब आपने इस तरफ कर ले, थोड़ा सा इस तरह गर्दन झुका लें, ठीक है। यहाँ पे आप इंटीरियर सर्वाइकल के 3 ग्रुप्स देख लेते हैं, ठीक है, और पोस्टीरियर सर्वाइकल के। ये सुपरफिशियल सर्वाइकल बेसिकली होते हैं। डीप सर्वाइकल आपको नॉर्मली नहीं पैल्पेट हो रहे थे अनटिल अनलेस आपको वहाँ पे सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मौजूद है। उसके बाद आपने कहना है आप अपने कंधे ऊपर करें, कंधे इस तरह से आपने यहाँ पे जो हॉलो बन रहा है यहाँ पे पालपेट करके देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने पेशेंट का शुक्रिया अदा कर देना। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।